हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के दो लेक्चर्स कर लिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था कि आयोटा क्या होता है, और फिर दूसरे लेक्चर में हमने आयोटा की प्रॉपर्टीज़ और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स से थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज वाले लेक्चर में हम पहली बार पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझते ही हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मिला जुला, है ना, जो मिश्र हो, मिला हुआ हो। तो किसका मिला हुआ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्सचर होता है रियल और इमेजिनरी का। रियल और इमेजिनरी का मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, और z इक्वल्स टू एक x प्लस आई वाई। आई वाई आप जानते हो इमेजिनरी होगा, आई आयोटा इमेजिनरी है, आई के साथ y मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आई वाई इज इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज अ रियल पार्ट। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई लिखा जाएगा हमेशा, जहाँ पर x जो है, x और y ये दोनों ही रियल नंबर होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, x और y दोनों ही कैसे हैं, रियल नंबर है। आप ये कह सकते हैं कि z इक्वल्स टू अगर x प्लस आई वाई लिखा है और कोई आपसे कहे कि रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम आर ई ऑफ z। तो जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, यानी कि x इसका रियल पार्ट होगा। और फिर कोई पूछे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो वो होगा इमेजिनरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं आई एम जेड इक्वल्स टू वाई। आप आयोटा नहीं लिखते हैं वहाँ, है ना। जैसे आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 7 माइनस 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो जो रियल पार्ट ऑफ z लिखा जाएगा वो होगा 7, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो लिखा जाएगा वो होगा -3। ये बात आप ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसका जनरल फॉर्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे। अगर हम कहें कि एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z2 के इक्वल है, तो ऐसा तभी हो पाएगा जैसे z1 हमने माना x1 प्लस आई वाई वन है और z2 इज x2 प्लस आई वाई टू है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब x1 इक्वल टू x2 होगा, या आप कहें कि रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 हो, और y1 इक्वल टू y2 होना चाहिए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और उनके इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। जैसे यहाँ लिखा मैंने कि x प्लस आई वाई और इक्वल टू में लिख दिया 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एक बात क्लियर है कि x इक्वल टू 2 ही होगा और y इक्वल्स टू -3 ही रहेगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर। क्वेश्चन इस पे ऐसा भी बन जाता है, वैसे क्वेश्चन हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी हम थ्योरी पार्ट कर रहे हैं सिर्फ, कि x-1 प्लस वाई प्लस 2 आयोटा इक्वल टू दे दिया उसने 3 माइनस आयोटा। अगर ये इस तरीके से बराबर लिखा है, आप इधर देखें कि इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिर्फ इस कंपैरिजन से हो जाते हैं कि रियल पार्ट को आप रियल के इक्वल रखेंगे, यानी कि x-1 इक्वल टू 3 होना चाहिए और y प्लस 2 इक्वल टू -1 होना चाहिए, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 4 और y इक्वल्स टू हो जाएगा -1 -2, देन y इक्वल्स टू -3।
इस तरीके से इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। इधर की तरफ कुछ वेरिएबल्स या दोनों तरफ कुछ वेरिएबल्स, वहां से आप कंपैरिजन से इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करके जो भी अननोन वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें फाइनली कंक्लूजन क्या है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर करके अगर आप इक्वल रख रहे हैं तो वो इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट आपस में बराबर हो और उनका इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो। उसके बाद अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें, अगर कोई आपसे कहता है कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2, सिर्फ Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि यहां पर x1 प्लस IY1 इज ग्रेटर देन x2 प्लस IY2, तो आप कहेंगे दिस इज द मीनिंगलेस, दिस इज मीनिंगलेस। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है 1 प्लस आयोटा, और मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहीं प्लॉट कैसे करूंगा? तो x की वैल्यू हो गई मेरे पास 1 और y की वैल्यू हो गई 1। तो 1,1 मुझे प्लॉट करना होगा, तो 1,1 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा 1,1। दिस इज Z1, ये Z1 है। और अगर मैं एक Z2 लिख लेता हूँ, यहाँ ये Z1 बोला मैंने, एक Z2 मैंने 2 माइनस 3 आयोटा लिख दिया, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, तो यहाँ कहीं आ जाएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, तो यहाँ कहीं आ जाएगा -2,3। ये Z2 है। अब मुझे आप बता दो कि ये और ये कैसे कंपेयर होगा? तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो Z1 और Z2 में इनइक्वालिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी नहीं होती है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन तो हमने देखे हैं उसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व थी, तो बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं होती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की होती है। मॉडुलस तो वो तो हमने समझा नहीं, तो अब बात करते हैं मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई z मेरे पास लिखा है, मेरे पास एक z है, z इक्वल्स टू x प्लस I1, तो मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z। सर मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कार्टेशियन आर्गन प्लेन में ये कोई xy था, ये मेरा z है, तो मॉड ऑफ z का मतलब होता है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो लाइन मैंने अभी ग्रीन से ड्रॉ करी है, दैट इज मॉड ऑफ z। क्या मतलब है इसका? मॉडुलस ऑफ z का मतलब है, मॉडुलस ऑफ z का मतलब है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस। आप जानते हो अगर आपको x y तक पहुंचना है तो आप नीचे x चलोगे और ये जो हाइट होगी आपकी ये y होगी, यानी कि मॉड ऑफ z एक्चुअल में इक्वल किसके हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। यानी कि अगर आपको कोई z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा लिख के देता है और पूछता है मॉड ऑफ z बता दो, तो x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ क्या लिखा है यहाँ? कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो इसका मॉड होगा √2। अगर z इक्वल्स टू लिखा है 3 माइनस 2 आयोटा, तो मॉड ऑफ z होगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 4 √13। मॉड ऑफ z, अगर मैंने z आपको सिर्फ ऐसे लिख के दे दिया 3 आयोटा, तो मॉड ऑफ z कितना होगा? अंडर रूट के अंदर x तो 0 हो गया और 3 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z भी कितना आ गया? 3 आ गया। 3 कहाँ होगा? तो कार्टेशियन प्लेन पे ऐसे देखो, 3 आयोटा 1 2 3, यहाँ होगा 3 आयोटा। ओरिजिन से डिस्टेंस भी आपको दिख रहा है 3 है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आप निकालना सीख गए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम मॉड ऑफ z की तरह जानते हैं, दैट इज मॉड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस के बाद
आप समझिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं कि मैंने आपके पास एक z1 लिखा x1 प्लस i1, x1 प्लस i y1, और z2 लिखा मैंने x2 प्लस i y2। तो आप z1 प्लस z2 जब लिखते हैं तो आप रियल को रियल में ऐड करते हैं, यानी कि x1 प्लस x2 हो जाएगा और प्लस i y1 प्लस y2 हो जाएगा। ये एल्जेब्रिकली है, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो उनका रियल पार्ट आपस में ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, z1 प्लस z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इस तरीके से एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सर ज्योमेट्रिकली भी कोई मीनिंग है? तो बेटा ज्योमेट्रिकली ऐसे समझो कि अगर मैं आपको कहता z1 प्लस आयोटा है एक z1 और एक z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। अब आप ये समझिए कि z1 कहाँ होगा, z1 2 प्लस आयोटा है 3 आयोटा, तो 1 2 और 3 ऊपर, ये होगा 2, 3 लिख लेते हैं फिलहाल। और 1 प्लस आयोटा कहाँ होगा, तो 1 प्लस आयोटा यहाँ कहीं होगा। अब आप इन दोनों को ऐड करने की बात कर रहे हैं 1, 1, ये इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं कि z1 यहाँ है और z2 यहाँ कहीं है और इन दोनों को आप ऐड करने की बात करते हैं, तो z1 प्लस z2 वेक्टर एडिशन में अगर आपने देखा हो तो जो डायगोनल पे आएगा ये z1 प्लस z2 यहाँ होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें थोड़े अच्छे से लेने चाहिए थे, थोड़ा अच्छा सा लेके देखते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लेते हैं हम 3 प्लस 4 आयोटा, है ना। तो 3 प्लस 4 आयोटा कहाँ होगा, x पे 3 y पे 4, 1 2 3 4, यहाँ कहीं होगा 3 4। और एक ले लेते हैं z2 4 प्लस 2 आयोटा, तो x पे तो 4 हो गया और इस पे 2 हो गया, यहाँ कहीं होगा। तो अगर आप ये z1 है और ये z2 है, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे z1 प्लस z2 तो कितना आएगा, 7 प्लस 6 आयोटा। तो 7 कहाँ होगा, 4 5 6 7 और 6 4 5 6 यहाँ कहीं आएगा। तो वो आप ऐसे समझिए कि इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये डायगोनल वाला जो हिस्सा बना ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा z1 प्लस z2 यहाँ पर, है ना, हैं तीनों पॉइंट्स। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो वेक्टर वाला एडिशन फॉलो करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम इस आर्गेंट प्लेन पे ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसा रूल फॉलो करते हैं, तो वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे, तो उस तरीके से ये निकल के आता है। ठीक है, ये एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक फॉर एग्जांपल z1 मैं लेता हूँ 5 प्लस 4 आयोटा एंड z2 में ले लेता हूँ 1 माइनस आयोटा। तो z1 प्लस z2 जब हम करेंगे तो 5 और 1 6, रियल पार्ट को रियल में ऐड करो, 4 आयोटा और माइनस आयोटा तो प्लस 3 आयोटा होगा, ये z1 प्लस z2 आएगा। ठीक है, करना हमें ऐसे ही है। ये ज्योमेट्री हमें थोड़ा समझ के चलनी चाहिए, क्योंकि जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो ज्योमेट्री बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमें पता होना चाहिए कि z1 प्लस z2 करते समय हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं z1 और z2, तो आप देखो क्या होगा, x प्लस आई वाई x1 आई वाई1 x2 प्लस आई वाई2, तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई y1 x2 माइनस y1 y2। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा पे हम बात कर चुके हैं, आयोटा स्क्वायर इज -1 इसलिए वो माइनस लगाऊंगा। तो ये आएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई कॉमन x1 y2 प्लस y1 x2। तो ये हमारा z1 z2 है।
इसी का रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कोई पूछेगा तो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 व z2 होगा रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z1 z2। और कोई पूछे इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2, तो इमेजनरी पार्ट ये वाला है बेटा, तो देखो x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 और y2 क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2। इस तरीके से ये प्रूफ करने के लिए भी कुछ कुछ जगहों पर पूछ लेते हैं कि z1 z2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब हम बात कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम बात कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, हम बात कर चुके हैं कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हम बात कर चुके हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें जो बात करनी है, हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो होता क्या है, तो सबसे पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है मेरे पास, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, देन कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय z बार। z के ऊपर बार लगा देते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये होता क्या है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z कॉन्जुगेट जो होगा वो x माइनस आई वाई होगा। आपको सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देना है। सर ये तो एल्जेब्रिकली हो गया कि आयोटा का साइन चेंज कर दो, लेकिन ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है, तो ज्योमेट्रिकली ये हो रहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉन्जुगेट है ये वर्ड कॉन्जुगेट यूज हो रहा है, इट्स अ मिरर इमेज, इट्स अ मिरर इमेज ऑफ z in x एक्सिस। z और z बार आपस में कैसे कनेक्ट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं इन x एक्सिस। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता कि z इक्वल्स टू है 3 प्लस 4 आयोटा, तो z बार क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 माइनस 4 आयोटा। लेकिन जैसे ही मैं इनको इस आर्गेंट प्लेन पे देखता हूं, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है, तो हम यहां पहुंचेंगे 3,4। और जब मैं z बार की बात करता हूं तो वो 3, माइनस 4 है, तो वो नीचे चला जाएगा 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 3, माइनस 4। तो ये z है और ये z बार है, तो z और z बार आर द मिरर इमेज इन x एक्सिस, z एंड z बार। तो कॉन्जुगेट हमें समझ आया क्या होता है कॉन्जुगेट, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का साइन, जैसे z इक्वल्स टू आयोटा तो z बार इज माइनस आयोटा, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा तो z बार इज 1 प्लस आयोटा, z इक्वल्स टू -3 माइनस 2 आयोटा देन z बार इज -3 प्लस 2 आयोटा, z इज -1 प्लस 4 आयोटा देन z बार इज -1 माइनस 4 आयोटा। इफ z इज 3 या 4 तो z बार इज ऑल्सो 4, क्योंकि यहाँ आयोटा नहीं है तो साइन किसका चेंज होगा, किसी का नहीं। 4 का मिरर इमेज इन x एक्सिस, अगर x एक्सिस में मिरर इमेज की बात कर रहे हो तो 4 तो खुद x एक्सिस पे ही रह गया। अगर सिर्फ 4 लिखा है तो वो यहाँ है 4,0, क्या मिरर इमेज, कोई मिरर इमेज नहीं, वो खुद ही मिरर इमेज है। तो ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मजेदार बात ये थी कि मैंने z लिया x प्लस आई वाई, और तो z बार हो गया मेरा x माइनस आई वाई। तो जब मैंने z इंटू जेड बार की मल्टीप्लाई करी तो वो बना x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। z इंटू जेड बार इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, लेकिन आयटा स्क्वायर आप जानते हो -1 होता है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू कुछ जानी पहचानी लग रही है कि जब मैंने z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई लिया था तो मॉड z जो आया था वो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था। तो मैंने कहा मॉड z का अगर स्क्वायर करूंगा तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल है, यानी कि z इंटू जेड बार जो है वो अपने आप में मॉड ऑफ z के स्क्वायर के बराबर है। हाँ, बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है ये, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस प्रॉपर्टी का अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है, तो ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। z इंटू जेड बार इज मॉड z का स्क्वायर। ये बात हो गई कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब एक आखिरी बात करते हैं आज के लेक्चर के लिए, वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कुछ जगहों पर आपको एम्पलीट्यूड भी लिखा हुआ दिख जाएगा, इसी को मैं एम्पलीट्यूड भी बोल देता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ कहीं लिखा है जो कि x, y की तरह लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ओरिजिन से मिलाता हूँ तो ये जो एंगल क्रिएट होता है ना, इस एंगल का ये थीटा, यही थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। लेकिन हर क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग बातें हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहली बात जो ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ना वो -180 से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि पाई से, और पाई से छोटा होगा, यानी कि -180 डिग्री से 180 डिग्री में ही रहेगा। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या याद रखना है, -180 से +180 में ही रहेगा। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आर्ग्यूमेंट मेजरमेंट की बात आएगी तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो आ सकता हूँ, और फिर मुझे इधर नीचे के लिए इधर से इधर जाना पड़ेगा। यानी कि जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होऊंगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मेरा आर्ग्यूमेंट यही है थीटा। तो थीटा जो निकल के आएगा वो थीटा आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो tan थीटा कैलकुलेट करना है आपको y/x। ये ध्यान रखेंगे y और x दोनों पॉजिटिव रखेंगे हमेशा। जब आप यहाँ से थीटा फाइंड कर लें, जैसे आपके पास z है 1 + आयोटा हो या 1 - आयोटा हो या -1 - आयोटा हो या 1 + 1 - आयोटा हो, है ना। आप ये समझिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 1 1 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। आप x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सॉरी 4। x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। और x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये सेम लिख लिए, हम यहाँ पे x को नेगेटिव करते हैं, x नेगेटिव और y पॉजिटिव करते हैं, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड होता है कि उसका रियल पार्ट कैसा है और इमेजिनरी पार्ट कैसा है। रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट होगा, रियल पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव तो फोर्थ होगा। जो आपने पहले से पढ़े हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, सेम वही है यहाँ पे भी। तो ये डिसाइड हो गया कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जैसे ही tan थीटा निकालोगे, तो मैं फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ z = 1 + आयोटा। तो आप tan थीटा हमेशा निकालते समय x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसमें दोनों ही पॉजिटिव दे रखे हैं पहले से 1/1। तो tan थीटा = tan 45, और जिन्होंने पढ़ लिया है कि tan 45 ही tan π/4 होता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 बोल सकते हैं या π/4। तो आप यहाँ से कहोगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो π/4 ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा निकल के आएगा वही आर्ग्यूमेंट है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आप यहाँ पहुँच गए, एंगल आपको ये निकल के आएगा थीटा, लेकिन आपको चाहिए ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, π - थीटा या 180 - थीटा बोलते हैं इसको। तो जैसे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखो -1 + आयोटा है, लेकिन आप tan थीटा कैलकुलेट करते समय क्या करो, y भी पॉजिटिव रखो और x भी पॉजिटिव, तो थीटा अगेन आपको π/4 या 45 मिलेगा यहाँ से। लेकिन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एज z बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो π - थीटा है या 180 - थीटा बोलो उसको। तो पाई की वैल्यू 180, पाई -π/4 होगा आंसर, या 180 - 45। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आएगा वो कितना आएगा, पाई - π/4, तो वो 3π/4 होगा। तो क्या याद रखना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही होता है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z सेकंड क्वाड्रेंट में पाई - थीटा होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम चलते हैं अगले पेज।
थर्ड क्वाड्रेंट में जब पहुंचेंगे तो आपका z लिखा है -1 माइनस आयोटा, आप tan थीटा निकालते समय वही y पॉजिटिव x पॉजिटिव, तो थीटा आपका π/4 आ जाएगा यहाँ से। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एंगल मेजर करना है ये वाला, आपने निकाला ये है, तो ये जब आप ऐसे चलते हो ना एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव काउंट होता है, तो थीटा पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो -π प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो -π प्लस थीटा यानी कि π/4, तो -3π/4 आएगा। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हो तो आप ऐसे हो और आप थीटा यही वाला निकालोगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो -θ ही होगा। आपको बस इतना बता दिया, क्या बताया कि tan थीटा से थीटा फाइंड करना है, y और x दोनों पॉजिटिव रखने हैं इसलिए मॉड लगा रहा हूँ। यहाँ से जब आप थीटा फाइंड कर लेंगे, फाइंड थीटा, जब थीटा आपके पास आ जाएगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट वो होगा थीटा, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट वो होगा पाई माइनस थीटा, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट वो होगा -π प्लस थीटा, एंड द फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज -θ। थीटा आपको यहाँ से निकालना है, और y क्या है, y इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बात थी आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसमें हमने ये सब कवर करा। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बने रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म होने में अभी 2-3 लेक्चर और हैं। हम इसमें स्कूल के प्रोस्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, और लगभग सब कुछ कवर करते हुए कम से कम 10 या 15 हम जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।